आज हमारे सामने कक्षा 8 की विज्ञान की किताब के कुछ अंश हैं। ये फसल उत्पादन और प्रबंधन पर हैं। जी। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक साधारण सा विषय लग सकता है, लेकिन इन पन्नों में जो 50 सवाल जवाब छिपे हैं वो असल में हमारी थाली तक पहुंचने वाले अनाज की पूरी महागाथा सुनाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन सवालों के धागों को जोड़कर एक एक बड़ी तस्वीर बुनने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि खेती की प्रक्रिया सिर्फ जमीन और बीज का खेल नहीं है, सही बात है। बल्कि हर कदम पर विज्ञान, परंपरा और अर्थशास्त्र के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की कला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये संतुलन सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। हर एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, पूरी फसल की कामयाबी या नाकामी तय कर सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन तैयारी से भी पहले एक सवाल आता है, क्या कोई भी फसल किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है? यहाँ स्रोत में खरीफ और रबी फसलों का जिक्र है, जो हमें बताता है कि शायद ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भारत में तो खेती का पूरा कैलेंडर ही मौसम और मानसून के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। खरीफ फसलें वो हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और इन्हें पानी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे धान? धान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन चावल है और उसकी पूरी किस्मत मॉनसून की बारिश पर टिकी होती है। यानी एक अच्छा मॉनसून सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी है। और रबी फसलें? रबी फसलें यूं कहिए सर्दी की फसलें हैं। ओके। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इन्हें बढ़ने के लिए ठंडा और शुष्क मौसम चाहिए। गेहूं, चना, सरसों ये सब इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो ये दोनों फसल चक्र मिलकर साल भर देश की अन्न की जरूरतों को पूरा करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें गेहूं उगाना है, जो एक रबी फसल है। मौसम सही है। अब सबसे पहला और बुनियादी काम क्या होगा? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है जुताई। जुताई? जी, ये वो प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को हल चलाकर पलटा और ढीला किया जाता है। अब देखिए, देखने में ये बड़ा साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? ढीली मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है, जो जड़ों को सांस लेने में मदद करता है और साथ ही इससे जड़ें आसानी से गहराई तक जा पाती हैं और पानी और पोषक तत्व सोख सकती हैं। मुझे तो हमेशा गांव के वो दृश्य याद आते हैं जहां किसान सुबह सुबह बैलों की जोड़ी के साथ हल चला रहे होते हैं। बड़ा एक सुकून भरा नजारा होता है वो। हाँ, वो हमारी परंपरा का प्रतीक है और आज भी कई छोटे किसान इसी तरह से जुताई करते हैं। लेकिन व्यावसायिक खेती में अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा तेजी से काम करता है। ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई तक जुताई करता है। जुताई के बाद खेत ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, तो उसे समतल करने के लिए पाटा या लेवलर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे ये सुनिश्चित होता है कि सिंचाई के समय पानी पूरे खेत में बराबर फैले, कहीं कम या कहीं ज्यादा ना हो। तो अब हमारे पास एक बिल्कुल तैयार कैनवस है, एक उपजाऊ खेत। लेकिन सबसे अच्छी जमीन भी बेकार है अगर उस पर बोया जाने वाला बीज ही सही ना हो। और यहीं पर बुआई की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प हो जाती है, सही है ना? बिल्कुल। बीज की गुणवत्ता ही अच्छी फसल का आधार है और यहाँ स्रोत में इसकी गुणवत्ता पहचानने का एक सदियों पुराना लेकिन अचूक तरीका बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? बीजों को पानी में डालकर देखना। अरे वाह, ये तो बड़ा सरल उपाय है। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है। जो बीज स्वस्थ है, भारी और पोषक तत्वों से भरे होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। और जो खराब होते हैं? लेकिन जो बीज अंदर से खोखले, हल्के या कीड़ों द्वारा खाए हुए होते हैं, वे पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। कमाल है। इस एक छोटी सी जांच से किसान खराब बीजों को आसानी से अलग कर सकते हैं और अपनी फसल की अच्छी शुरुआत सुनिश्चित कर सकते हैं। ये तो वाकई एक कम लागत वाला जीनियस हैक है। हाँ, जो हजारों सालों से पैदावार सुनिश्चित कर रहा है। और बीज बोने के तरीकों में भी परंपरा और तकनीक का संतुलन दिखता है। जी, पारंपरिक तरीका है हाथ से बीजों को खेत में छिड़कना, जिसे छिटकावा विधि कहते हैं। इसमें मेहनत कम है, लेकिन बीज एक समान दूरी पर नहीं गिरते, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए बराबर जगह नहीं मिलती होगी। बिल्कुल। आधुनिक तरीका है सीड ड्रिल मशीन का उपयोग, जो ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है। ये मशीन बीजों को एकदम सही गहराई और एक समान दूरी पर बोती है। अच्छा। इससे बीजों का जमाव अच्छा होता है और पक्षी भी उन्हें आसानी से नहीं खा पाते। एक मिनट, यहाँ एक और दिलचस्प शब्द है, बीज उपचार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजों को बोने से पहले डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। हाँ, आपकी उपमा बिल्कुल सही है। बीज उपचार असल में फसल का पहला टीका है। टीका?
जी, इसमें बीजों को बोने से पहले उन पर कुछ फफूंदनाशक, रसायनों या जैविक एजेंटों की एक परत चढ़ाई जाती है। अच्छा। ये परत बीजों को मिट्टी में मौजूद उन बीमारियों और फंगस से बचाती है जो अंकुरण के समय उन्हें नष्ट कर सकती हैं। तो अब टीका लगे हुए स्वस्थ बीज सही गहराई और दूरी पर बो दिए गए हैं। अब नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें चाहिए होंगी, पानी और पोषण। पहले पानी की बात करते हैं, मतलब सिंचाई। बिल्कुल, पौधों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना सिंचाई कहलाता है। पारंपरिक स्रोतों, कुएं, तालाब और नहरें रही हैं, लेकिन आज जब पानी की कमी इतनी बड़ी चुनौती है। जी, आज सिंचाई के आधुनिक तरीकों का महत्व बहुत बढ़ गया है। स्रोत में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का जिक्र है। यह एक क्रांति है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। वो कैसे काम करता है? इसमें पाइपों का जाल बिछाकर पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सीधे जड़ों तक? जी, इससे 70% तक पानी की बचत हो सकती है और पैदावार भी 20 से 50% तक बढ़ सकती है। यह पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। अब आते हैं पोषण पर। स्रोत में खाद और उर्वरक दो शब्दों का जिक्र है। आमतौर पर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है ना? हाँ, और वो फर्क जैविक और रासायनिक का है, और इसका असर सीधा मिट्टी की सेहत पर पड़ता है। अच्छा। खाद जैसे गोबर या कंपोस्ट पूरी तरह से जैविक है। ये पौधों और पशुओं के अवशेषों से बनती है। ये मिट्टी को धीरे धीरे पोषण देती है और उसकी संरचना को बेहतर बनाती है। मतलब मिट्टी को भुरभुराव और हवादार बनाती है। बिल्कुल। यानी ये मिट्टी के लिए एक पौष्टिक, धीरे धीरे पचने वाले भोजन जैसा है। तो फिर उर्वरक क्या है? क्या वो एक तरह के एनर्जी ड्रिंक्स है? हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं, वो रासायनिक होते हैं और फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पौधों को तुरंत और सटीक मात्रा में पोषक तत्व देते हैं, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी NNPK। लेकिन ये मिट्टी के जैविक स्वास्थ्य को कोई फायदा नहीं पहुंचाते। इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो सकती है। तो संतुलन जरूरी है। जी, यही खाद और उर्वरक का संतुलन महत्वपूर्ण हो जाता है। स्रोत में बताया गया है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ने लगते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश का क्या काम है? फास्फोरस पौधे का ढांचा बनाता है। ये जड़ों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा। मजबूत जड़ें ही पौधे को जमीन में टिका कर रखती हैं। और पोटाश पौधे का इम्यून सिस्टम है। ये फल और फूल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी फसल बढ़ रही है, उसे पानी और पोषण दोनों मिल रहा है, लेकिन अब कहानी में विलन की एंट्री होती है। स्रोत में खरपतवार का जिक्र है। खरपतवार असल में वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो मुख्य फसल के साथ खेत में उग जाते हैं। और ये क्या नुकसान करते हैं? ये बहुत चालाक होते हैं और फसल के हिस्से का पानी, धूप और पोषक तत्व चुरा लेते हैं। अरे! जिससे मुख्य फसल की पैदावार 20 से 30% तक कम हो सकती है। तो इन्हें हटाना तो बहुत जरूरी है। कैसे हटाया जाता है? हाथ से उखाड़कर? छोटे स्तर पर हाथ से उखाड़ना, जिसे निराई कहते हैं, एक तरीका है, लेकिन बड़े खेतों में यह संभव नहीं। इसलिए खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड नामक रसायनों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सिर्फ खरपतवार को ही मारते हैं? जी, इन्हें फसल पर छिड़का जाता है, जिससे खरपतवार तो नष्ट हो जाते हैं पर मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग होता है। लेकिन इन रसायनों को लेकर एक बहस भी तो छिड़ी रहती है। क्या इनके इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर या हमारे भोजन की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन रसायनों ने पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद की है, नो डाउट, लेकिन इनके अनियंत्रित इस्तेमाल के दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे? ये मिट्टी में मौजूद फायदेमंद कीड़ों और सूक्ष्म जीवों को भी मार सकते हैं। इसीलिए अब एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी अवधारणाओं पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल कम से कम हो। बिल्कुल, उन्हें अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जैविक तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है। ये फिर से वही संतुलन साधने की कोशिश है। ठीक है, तो हमने फसल को बचा भी लिया, अब वो पककर तैयार है, मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है कटाई। पहले ये काम हाथ से दरांती से किया जाता था, जिसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। और अब इसके लिए हार्वेस्टर जैसी विशाल मशीनों का उपयोग होता है, जो कुछ ही घंटों में कई एकड़ फसल काट सकती हैं। और कटाई के बाद? कटाई के बाद दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को
मड़ाई यानी थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल तो कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें आती हैं जो कटाई और मड़ाई दोनों काम एक साथ ही कर देती हैं। और अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, इस मेहनत के फल को सहेज कर रखना, मतलब भंडारण। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कटाई के बाद गलत भंडारण के कारण लगभग 10% अनाज खराब हो जाता है। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, भंडारण में सबसे बड़ा दुश्मन है नमी। अगर अनाज में नमी रह गई तो उसे फफूंद लग सकती है या कीड़े पड़ सकते हैं। तो उपाय क्या है? इसलिए भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाना जरूरी है। और फिर उसे कहाँ रखा जाता है? पारंपरिक तौर पर किसान इसे जूट की बोरियों में भरकर अपने घरों में रखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए सरकार के बड़े बड़े गोदाम होते हैं। और सबसे आधुनिक तरीका है धातु के विशाल कंटेनर, जिन्हें साइलो कहते हैं। अच्छा, साइलो। जी, ये पूरी तरह से सील बंद होते हैं और अनाज को नमी, कीड़ों और चूहों से लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। तो हमने जुताई से भंडारण तक का पूरा चक्र देख लिया, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या एक ही खेत में हर साल एक ही फसल जैसे गेहूं या चावल उगाते रहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वैज्ञानिक खेती की सबसे दिलचस्प अवधारणा आती है, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। अच्छा। अगर एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाई जाए तो मिट्टी में कुछ खास पोषक तत्वों की, खासकर नाइट्रोजन की भारी कमी हो जाती है और उसकी उर्वरता घट जाती है। बिल्कुल। तो फसल चक्र इसमें कैसे मदद करता है? इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत को बनाए रखना है। इसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल लगाई जाती है, जैसे गेहूं की फसल के बाद, जो मिट्टी से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन लेती है। जी, उसके बाद खेत में कोई दलहनी फसल जैसे मूंग या चना लगा दी जाती है। और उससे क्या होता है? अब यहाँ प्रकृति का जादू काम करता है। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर उसे ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें। ये एक तरह की प्राकृतिक नाइट्रोजन फैक्ट्री है, जो मुफ्त में मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। बिल्कुल। यह एक अद्भुत सिम्बायोटिक रिश्ता है। ये तो कमाल है। यानी किसान प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करके ही मिट्टी को दोबारा चार्ज कर रहे हैं। स्रोत में पड़ती भूमि का भी जिक्र है, मतलब खेत को कुछ समय खाली छोड़ देना। जी। लेकिन क्या आज की व्यावसायिक खेती के दबाव में पड़ती भूमि छोड़ने जैसी प्रथाएं संभव हैं? ये आज की खेती की सबसे बड़ी दुविधा है। बढ़ती आबादी का पेट भरने का दबाव इतना ज्यादा है कि खेत को खाली छोड़ना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगता है। इसीलिए फसल चक्र जैसी तकनीकें और भी जरूरी हो जाती हैं। वैज्ञानिक खेती का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ऐसे तरीके खोजना जिससे मिट्टी की सेहत से समझौता किए बिना लगातार अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो हमने देखा कि कैसे खेत की जुताई से शुरू होकर एक लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद